नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास से आप ये यकीन मानना कि आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको अपने पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर गेम चेंजिंग वाली क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देर के इस क्लास को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे आप बोला जा रहा है कि प्रोसेसर की गति मापी जाती है। यानी कि आपको बताना है कि प्रोसेसर की जो हम स्पीड नापते हैं वो कौन सी डिजिट के अंदर, कौन सी यूनिट के अंदर नापते हैं, वो आपसे आप पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है सिटी, उसके अंदर रखा है यूनिट, उसके अंदर रखा है आपका अपर क्लॉक स्पीड, उसके अंदर दे रखा है आपका अपर मेमोरी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्रोसेसर की जो गति मापी जाती है ना, वो आपके अपर क्लॉक स्पीड के अंदर नापी जाती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि आपके यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से अगर आपने अपने कीबोर्ड के अंदर उस बटन को दबा दिया, या फिर अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उस बटन को दबा दिया, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वहीं की में रुक जाएगी। आपको यहाँ पर बताना है ऐसा कौन सा बटन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है एस्केप पूंजी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर एस्केप पूंजी अपने कीबोर्ड के अंदर दबाओगे तो दोस्तों आपका जो स्लाइड शो है और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वेबसाइट खालिस्तान का समूह होता है। यानी कि आपको बताना है कि वेबसाइट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है वो आपको दे रखा है वेब पेज, उसके अंदर रखा है ब्राउजर, उसके अंदर रखा है चार्ट, उसके बाद दे रखा है आपका पर प्रोग्राम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक वेबसाइट जो उन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना, उसे हम यहाँ पर वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट किन का संग्रह होता है? वेब पेजों का संग्रह होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नॉगेट, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना कि नॉगेट जो है आपका यहाँ पर नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। एंड्रॉइड भी नहीं है, iOS भी नहीं है, विंडोज़ भी नहीं है, बहुत सारे पुराने, ये तीनों यहाँ पर बहुत पुराने आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रदान एक शिकायत निवारण केंद्र है। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कौन सा आपको एक शिकायत जहाँ पर आप दर्ज करा सकते हो उसका पोर्टल प्रोवाइड करवाया गया है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है राज्य संपर्क, जो कि करेक्ट आंसर होगा। राज्य ज्ञान नहीं होगा, ई ज्ञान तो आपके यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। राज्य वॉलेट आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से संबंधित है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राज सूर्य ज्ञान भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो पहला है ना, राज ई संपर्क, वो करेक्ट आंसर है। ये आपके यहाँ पर डायल फ्री नंबर होता है जहाँ से आप अपनी यहाँ पर शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हो। उसके बाद में अपनी शिकायत का यहाँ पर क्या कर सकते हो, निवारण यानी कि सॉल्यूशन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक मजबूत पासवर्ड होता है। यानी कि आपको बताना है कि एक मजबूत पासवर्ड किस प्रकार से बनाया जाता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है एक शब्द जिसे याद रखना आसान है, जैसे कि किसी पालतू जानवर का नाम। नहीं दोस्तों, ये मजबूत पासवर्ड नहीं होगा। इसे तो हर कोई यहाँ पर टाइप कर सकता है। यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। उसके बाद रखा है अपर केस एंड लोअर केस दोनों। यानी कि आपका जो यहाँ पर पासवर्ड है उसके अंदर दोनों की होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने नाम राहुल लिखा तो आर कैपिटल है, ए यहाँ पर स्मॉल है, तो ये मजबूत पासवर्ड होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कोई भी नंबर नहीं आता। और उसके अंदर में यहाँ पर एक मजबूत पासवर्ड के अंदर मिनिमम 8 अक्षर होनी चाहिए, तभी वो मजबूत पासवर्ड की कैटेगरी में आता है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखें। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है कि कम से कम 8 वर्ड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अक्षर यानी कि आपके लेटर आना चाहिए, संख्या यानी कि नंबर आना चाहिए, और वर्णों का संयोजन होना चाहिए। यानी कि आपके सिंबल वगैरह भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारी कंडीशन इसके अंदर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया कि आउटपुट डिवाइस को आप कैसे यहाँ पर भीड़ में से छाड़ सकते हो, यानी कि चारों ऑप्शन में छाड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसके नाम के पीछे ई आर या ओ आर आता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक अपवाद है, यानी कि एक एक्सेप्शन है, जो कि आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होता उसके नाम के पीछे, लेकिन क्या आता है, ई आर आ रहा है। ठीक है, ई आर आता है, मतलब स्कैनर जो होता है ना वो आपके इनपुट डिवाइस होता है, इसको आप अलग से ध्यान रखना। इसके पीछे ई आर आ रहा है तब भी आउटपुट डिवाइस नहीं होता, बाकी सारा आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर हुआ क्या करेक्ट आंसर है। प्लॉटर के पीछे ई आर आ रहा है और एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ था ताकि आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो, लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को यहाँ पर चयन करना है। यानी कि सबसे सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है कौन सा दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। यानी कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपसे अब बोला जा रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, पहला ठीक दिया हुआ है। उसके बाद रखा है स्काइपी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकरेक्ट है, क्योंकि स्काइपी जिस प्रकार से आपका व्हाट्सअप काम करता है ना, उसी प्रकार से स्काइपी भी काम करता है, यानी कि ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। उसके बाद रखा है प्रिंटर की गुणवत्ता हर्ज में मापी जाती है, नहीं। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच में मापी जाती है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। उसके अंदर रखा है ओएमआर चुन के पाठक के लिए, नहीं। ओएमआर किसके लिए? आपकी यहाँ पर पेंसिल से लिखी जानकारी को पढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी भी। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में सबसे बाई और सेल का पता क्या होता है। यानी कि मान लो कि आपकी यहाँ पर ये शीट है, ये आपको शीट दी हुई है, यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले जो सेल आती है ना उसका पता क्या होता है। दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से आप सेल का एड्रेस लिखते हो एमएस एक्सेल के अंदर। लेकिन मैं आपको इसके अंदर भी मोटा मोटी बता देता हूँ किस प्रकार से लिखा जाता है। हमेशा एक लेटर आता है, यानी कि ए से जेड तक का कोई भी लेटर आ सकता है। उसके बाद में आपका फिक्स है कि एक नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैंने ए1 लिख दिया तो इसके बाद में ए आ जाएगा, नहीं। हमेशा सबसे पहले लेटर आएंगे, जितने भी लेटर होंगे वो खत्म होंगे, उसके बाद में आपके क्या होगा, आपके एक नंबर आता है। इस बात को ध्यान रखना। किसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ऑप्शन बी के अंदर नहीं हो रही, क्योंकि नंबर पहला आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये आपका आंसर हो नहीं सकता, पता नहीं आंसर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अपने हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। यानी कि आप अपने हार्ड ड्राइव की जो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी किस प्रकार से कर सकते हो वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों हार्ड ड्राइव के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता है उसके अंदर क्या? डाटा। क्या होता है? डाटा। अगर आपका डाटा सेव है तो दोस्तों आपका हार्ड ड्राइव सेव है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि आप अपना डाटा का सेव जिस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि अगर आपने अपने डाटा को सेव कर लिया तो दोस्तों आपकी हार्ड ड्राइव सुरक्षित हो जाएगी। तो दोस्तों अपने डाटा को सेव किस प्रकार से रख सकते हो? उसका बैकअप रख के, यानी कि ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। प्रिंटर तो हार्ड कॉपी देता है, आंसर होगा नहीं। कॉन्फ़िगरेशन आंसर होगा नहीं, और जंक भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले अगर किसी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कब किया गया था। यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का जो इस्तेमाल है वो कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है प्रथम पीढ़ी, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पीढ़ी के अंदर आपकी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। तृतीय पीढ़ी के अंदर आईसी चिप का, और चौथी पीढ़ी के अंदर आईसी प्लस वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया था, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पीओएस और पीओपी3 का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि पीओएस और पीओपी3 का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे पूछा रहा है। आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। और पीओपी3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। पॉइंट ऑफ सेल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नहीं। ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। प्रिंट ऑफ सेल नहीं। पॉइंट ऑफ सेल करेक्ट आंसर है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल कुछ ही नहीं होता है, यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वैप करने की क्या होती है? मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख के रखा है मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है। यानी कि आपने कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट निकाला तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पर टेक्निकल भाषा में क्या नाम होता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है कॉपी, नहीं। सॉफ्ट कॉपी नहीं। सॉफ्ट कॉपी कब होती है? जब वो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जब वो बाहर आ जाता है ना तो आप उनसे किस नाम से जानते हैं? हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है? प्रिंटर प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? प्रिंटर प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अगला अगला आपसे अब बोल रहा है कि बराबर सम B1:B12 क्या है। दोस्तों आपको ये लग नहीं रहा कि सम क्या है? सम एक फॉर्मूला है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लगा पाएंगे, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों आज की इस क्लास से आप यकीन मानना कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपने पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना, मेरी आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन यानी कि मॉनिटर जो होता है ना उसका रिजोल्यूशन और गुणवत्ता का मापन किया जाता है। यानी कि इनकी यूनिट क्या है, किस यूनिट के अंदर इनका मापन किया जाता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन का रिजोल्यूशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है ना वो आपके यहाँ पर हर्ट्ज के अंदर नापा जाता है। किसके अंदर नापा जाता है? हर्ट्ज के अंदर नापा जाता है, ठीक है। और जो आपकी गुणवत्ता होती है ना वो पिक्सल पर इंच के अंदर नापी जाती है। किसके अंदर नापी जाती है? पिक्सल पर इंच के अंदर, ठीक है। ऑप्शन के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है हर्ट्ज, फिर मिल रहा है पिक्सल पर इंच। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी उल्टा दे रखा है, आंसर होगा नहीं। डॉट पर इंच के अंदर आपके यहाँ पर प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है, तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है वो आपको दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगला अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर MS एक्सेल 2007 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको हज़ारों बार बताया कि जो 2010 की फाइल होती है ना उसका एक्सटेंशन के पीछे नाम के पीछे एक्स आता है,
बाकी और किसी के नाम के पीछे एक्स नहीं आता। तो जिसके भी नाम के पीछे एक्स है वो हमारा आंसर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट एक्स नहीं होगा, एक्सएलएस एक्स नहीं होगा, पीपीटी एक्स नहीं होगा। कौन बचा? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके नाम के पीछे क्या नहीं आता, यहाँ पर एक्सटेंशन में एक्स नहीं आता। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है? कौन सा वेब ब्राउजर है, यानी कि कहाँ पर आप जो अपनी वेबसाइट वगैरह सर्च कर सकते हो, वो आपसे आप पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है गूगल, उसके अंदर रखा है याहू, उसके अंदर रखा है सफारी, उसके अंदर रखा है बिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका गूगल हुआ, याहू और आपके विंग हुआ, ये तीनों क्या है? आपके यहाँ पर सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, इस बात को ध्यान रखना। जबकि क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे क्या होते हैं? आपके वेब ब्राउजर होते हैं। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक बिट बराबर होती है, यानी कि एक बिट बराबर होती है, वो आपसे अब पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है 8 बाइट, उसके बाद रखा है 1024 बिट्स, उसके अंदर रखा है 100 बिट। दोस्तों अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? अगला ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला ऑप्शन रखा है आपको यहाँ पर 123 बाइट। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपकी जो एक बिट होती है ना, एक बिट, वो 8 बाइट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 8 बाइट के। किसके बराबर होती है? 8 बाइट के, ठीक है। इसको हटा देते हैं। इसका आंसर अब हमें पता चल गया है, मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, 8 बाइट्स, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। इनका ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि मल्टी फंक्शनल जो प्रिंटर होता है ना, उसकी क्या विशेषता होती है, वो क्या क्या काम कर सकता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है प्रिंटर। प्रिंटर तो प्रिंटिंग का काम तो करेगा ही, पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके अंदर रखा है स्कैनर, ये भी करता है। कॉपियर, आपकी फोटोकॉपी भी निकाल देता है। उसके अंदर रखा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बिल्कुल, ठीक है। कॉपियर क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि प्रिंट आउट और है ना फोटोकॉपी में क्या अंतर है। प्रिंट आउट वो होता है जब आप अपनी कंप्यूटर के थ्रू अपने यहाँ पर प्रिंटर से जो आप हार्ड कॉपी प्रदान करते हो, वो आपका प्रिंट आउट कहलाता है। और फोटो कॉपी क्या होता है? जैसे आप अपने आधार कार्ड की करवा के नहीं लेके आते क्या? आधार कार्ड आप देते हो दुकानदार को, उसके अंदर वो फोटो कॉपी निकाल के देता है, तो उसे हम फोटो कॉपी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये अंतर होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या है, यानी कि कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजी कितनी होती है, वो आपसे पूछा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजी होती है F1 से F12 तक। कितनी होती है? F1 से F12 तक होती है, और इनकी संख्या कितनी है? 12। 12 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलता है अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एरियल और कैलिबरी है, यानी कि आपको बताना है कि एरियल और कैलिबरी क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन पूछ लिया जाए, नारद पूछ लिया जाए, ये सारे क्या होते हैं? चारों के चारों ये सारे आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है। क्या होता है? फॉन्ट होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि फॉन्ट जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल में एक बड़ी सेल में परिवर्तित कर देता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी कि मान लो कि आपके पास एम एस एक्सेल की शीट खुली हुई है। आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके एम एस एक्सेल के अंदर कोई शीट खुली हुई है, इसका इस सेल के अंदर आपके पास डाटा है। आप इसको चाहते हो कि आप जो है इस ये पूरा डाटा आपके इन तीनों सेल के अंदर आए, उसके बाद में भी ये सेंटर हो जाए डाटा आपका आकर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों आप किस प्रकार से करोगे, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको देखा है रैप सेल, नहीं आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीनेम, इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर वाले फीचर का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि ऑप्शन जो सी हुआ ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अलाइनमेंट भी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एम एस एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों को डेटा है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए, तो आप खालिस्तान का उपयोग करेंगे। यानी कि आपके पास मान लो कि एम एस एक्सेल की बहुत बड़ी शीट है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है, आपके पास डेटा है। आप केवल उन बच्चों को यहाँ पर चूज करना चाहते हैं कि उनका डाटा लेना चाहते हो जिनकी 70 प्लस आपके नंबर आए, तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। आपको इसके लिए यहाँ पर फिल्टर वाला जो ऑप्शन होता है ना, फिल्टर वाला फीचर, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड दोस्तों आपसे पूछा रहा है कि फिल्टर की यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट की आप याद रखना, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। क्या होती है? एल होती है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित हमले यानी कि अटैक में हमलावर ट्रैफिक डाटा भेजने पर कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिबार यानी कि हैंग कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। कौन सा अटैक कहलाता है, वो आपसे पूछा रहा है। यानी कि एक ऐसा अटैक जिसके अंदर आपसे जो हैकर होता है ना सामने वाला, वो आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, यहाँ पर फाइलें भेज देता है, जिससे आपका कंप्यूटर लैग करने लग जाता है, यानी कि हैंग हो जाता है। और हैंग करने के बाद में आपका कंप्यूटर काम नहीं करता और वो आपकी फाइलों को यहाँ पर क्या कर लेता है, चुरा लेता है। तो वह कौन सा अटैक कहलाता है? दूसरा मैं आपको बता दूँ, वो जो है वो आपके यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डॉस अटैक कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध यानी कि साइबर जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत सरकार द्वारा कौन सा साइबर खतरे से निपटने के लिए कानून बनाया गया है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है भारतीय आईटी अधिनियम 2000, ये करेक्ट आंसर होगा। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट आंसर है, आपको रखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाए गए। दोस्तों नाम से पता नहीं चल रहा है क्या, नाम से पता चल रहा है कि रिस्टोर इसलिए बनाया जाता है कि भाई हमारा कंप्यूटर अगर कभी ख़राब हो गया, क्या हो गया, कंप्यूटर जो है हमारा वो ख़राब हो गया, तो हम उसको क्या कर सके, वापस रिकवर कर सके और अपनी जो फाइल है उनको क्या ले सके, वापस ले सके, इसलिए हम सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है, यह उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही में लिखने की अनुमति देता है। नहीं, मेल तो हम लिख ही नहीं सकते। आपसे आप बोला हुआ है अगले ऑप्शन में, यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसे दिखाई देगा, ये जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक जो आप डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकालने से पहले आप कैसे जांच करोगे कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद में कैसे दिखाई देगा। आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कंप्यूटर के अंदर ही। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है फाइल प्रीव्यू। नहीं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। प्री प्रिंट इसका भी इस्तेमाल नहीं करते। प्रिंट प्रीव्यू का हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इनके ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं, ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकें। दोस्तों आपने कभी पावर पॉइंट चलाया है? दोस्तों उसमें इस प्रकार से आपका फॉर्मेट बना होता है। यहाँ पर आपकी मेन स्लाइड होती है और यहाँ पर आपकी जितनी भी आपने स्लाइड बनाई हुई होती है ना वो आपके यहाँ पर दिखती है। तो दोस्तों ये पोर्शन जो होता है ना वो आपका ऊपर थंबनेल वाला पोर्शन कहलाता है। और दोस्तों ये थंबनेल आपके यहाँ पर कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है वो आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस पोर्शन को हम टेक्निकल भाषा में किस नाम से जानते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ टेक्निकल भाषा में हम इसे स्लाइड शॉर्टर व्यू के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भाई बहन ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे, क्योंकि आपके एग्जाम में आप ज़्यादा दिन नहीं बचे, 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख ले और अपनी तैयारी को मजबूत कर ले, नहीं तो यकीन माना कि आपके पेपर के अंदर आप पास भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि 14 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करने होते हैं 35 में से, तभी आप इसके अंदर पास होंगे, जस्ट पास होंगे उससे। इसके अंदर अच्छी परसेंटेज का तो आप सोचिए मत, अगर आपकी 14 क्वेश्चन भी सही नहीं है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और पहले वाली वीडियो जरूर देखें और अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत करें। एंड दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप सारी वीडियोस को देखोगे और कंटिन्यूसली देखोगे तो 30+ क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होंगे आराम से, ठीक है। हूबहू आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने पेपर के अंदर, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रुपे कार्ड किसने जारी किया था। यानी कि रुपे कार्ड कौन से डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ रुपे कार्ड जो है ना वो आपके यहाँ पर NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। इनका ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और जिसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि शामिल होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ईमेल प्रबंधक के रूप में कार्य किया जाता है जिसमें यहाँ पर कैलेंडर और कार्य प्रबंधक आदि शामिल होता है ना वो आपके यहाँ पर MS आउटलुक कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद 1000वीं बार बता रहा हूँ वहाँ पर ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, आपको पता होगा। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला EPDS में PDS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि PDS का पूरा नाम क्या होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ EPDS जो होता है ना इसके अंदर PDS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गरीब लोगों को यानी कि जो गरीब परिवार होते हैं ना उनको गवर्नमेंट द्वारा फ्री के अंदर या फिर बहुत कम रेटों के अंदर जो उनकी ज़रूरत का सामान होता है ना वो आपका प्रोवाइड करवाया जाता है। और उसके अंदर जो योजना चलती है ना, जिसके अंदर ये योजना चलती है, सॉरी, है ना, वो आपके यहाँ पर ये आती है, यानी कि इसके अंदर में आती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन का उदाहरण है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गूगल एक सर्च इंजन होता है, यानी कि खोज इंजन होता है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता है। यानी कि विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप होता है ना उसके अंदर आपको कौन सा बटन, कौन सी चीज़ देखने को नहीं मिलती वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है प्रारंभ बटन, बिल्कुल मिलता है आपको यहाँ पर। प्रारंभ बटन इस प्रकार से होता है, डब्बा चौकोर वाला इस प्रकार से होता है। टास्क बार, ये टास्क बार होती है, जिस पट्टी पे दिखता है ना वही टास्क बार होती है, ये बिल्कुल दिखती है। आइकन
आइकन कंप्यूटर, माई कंप्यूटर वगैरह दिखते हैं, बिल्कुल दिखता है, टच पैड नहीं मिलता। ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला एंड फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताऊँ इससे पहले भाई मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एक मास्टर आपसे बोल रहा है इस बात को, तो दोस्तों मास्टर की मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करें। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे पर क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। यानी कि MS वर्ड के अंदर आपने जैसे कोई फाइल बनाई, ठीक है, तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या नाम मिलेगा आपको, वहाँ पर आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वर्कबुक, नहीं ये तो एक्सेल के अंदर मिलता है, वर्कशीट ये भी नहीं मिलता, जो होगा ना डॉक्यूमेंट 1 ये करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना, बुक 1 किसी के अंदर नहीं मिलता। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको इस सारी क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ बैठे होंगे। अगर आपको मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया ये पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। एंड दोस्तों आप जो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपके आज की इस क्लास के अंदर से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी पता चले कि आपका स्तर क्या है, यानी कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है कितनी नहीं है। इसके अलावा आप जो है पहले वाली वीडियो जरूर देखना, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।